विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में आप जिन संज्ञाओं का अध्ययन कर चुके थे, जैसे एक संज्ञा थी, इसके अलावा सहायता या प्रत्याहार संज्ञा थी, इसके अलावा जो है आपने उसमें मात्रा संज्ञा आदि के बारे में पढ़ लिया था, और आपने ये भी जान लिया था कि लोप करने वाला, एक संज्ञा का लोप करने वाला सूत्र दृश्य लोप है और लोप संज्ञा करने वाला सूत्र अदर्श लोप। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास्य प्रथम सवर्ण, जो ये कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर पद में समान होंगे उन्हें सवर्ण माना जाएगा। ह्रस्व का सवर्ण दीर्घा, ह्रस्वी का सवर्ण दीर्घी, ह्रस्व का सवर्ण दीर्घु, ह्रस्वी का सवर्ण दीर्घी, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर पद भी समान है। सभी स्वरों का आभ्यंतर पद में विपरीत होता है, ये मैंने बताया था। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि रीलरी वर्णों में थे सावर्ण्यम वाच्यम वार्तिक के अनुसार ह्रस्व री का वैकल्पिक सवर्ण ह्रस्व री को माना जाएगा, ये कात्यायन का मत है। और नए जलो सूत्र के अनुसार स्वर और व्यंजन आपस में समान नहीं होंगे, क्योंकि उनके उच्चारण स्थान समान हो सकते हैं, आभ्यंतर पद समान नहीं। और एचो एवं सूत्र के माध्यम से एच प्रत्याहार के मानों के स्थान पर अयादि आदेश होता है, तो उनके स्थान पर सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होता। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ और औ का कंठोष्ठ है, लेकिन ए का सवर्ण ऐ नहीं होगा और ओ का सवर्ण औ नहीं होगा, तो उनके स्थान पर अयादि आदेश होता है, सवर्ण दीर्घ आदेश नहीं होता। एक चीज और, जिस अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुखनासिक का वचन है अनुनासिक, ये क्या कहता है कि जिसका उच्चारण करते समय मानव मुख में स्थित निर्धारित या मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का सहयोग लिया जाएगा, उसको अनुनासिक कहा जाएगा। और जिसका उच्चारण केवल नाक से होगा वो अनुस्वार है। अनुस्वार के लिए बिंदु, अनुनासिक के लिए चलन बिंदु। लेकिन अगर किसी वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चढ़ी हुई है तो वह बिंदु लगा करके भी अनुनासिक को जो है इंगित किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें, अनुस्वार संधि के उदाहरण इस नियम का अपवाद है। और सभी स्वरों की अनुनासिक और अनुनासिक दोनों दशा होंगी सूत्र से, इस सूत्र से, और यह पहले की अनुनासिक और अनुनासिक दोनों दशा होंगी संधि प्रयोग की दृष्टि से। बाकी अन्य जो व्यंजन है वो निरनुनासिक होंगे। प्रत्येक वर्ग का पंचम अनुनासिक होगा। नासिका जन्य वर्ण जो है वो 6 है, अनुस्वार और प्रत्येक वर्ग का पंचम। अच्छा, एक चीज और, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्च उदात्त है। अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र बोलो, स्वरित संज्ञा करने वाला समार सूत्र। स्वरवर्ण को जब उच्च ध्वनि में बोला जाएगा तो उदात्त संज्ञा होगी, निम्न में बोलेंगे तो अनुदात्त संज्ञा होगी, मध्यम में बोलेंगे तो आरोही स्वर है उदात्त, अवरोही स्वर है अनुदात्त, और जो मिश्रित स्वर है वो कौन सा है, स्वरित। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होगा, अनुदात्त के लिए नीचे आड़ी रेखा, स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा। अधोमुखी कौन है, अनुदात्त, और ऊर्ध्वमुखी कौन है, स्वरित। ये ध्यान रखो, ऊर्ध्व गति उदात्त की, अधोगति अनुदात्त की, मध्यम गति स्वरित। अच्छा, एक चीज, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, वर्णों की पारस्परिक निकटता ही संहिता या संधि है, संधि है। और मैंने ये बताया था कि वर्णों का मेल कई प्रकार से हो सकता है, स्वर के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ व्यंजन का, स्वर के साथ व्यंजन का, व्यंजन के साथ स्वर का, और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का भी हो सकता है। एक चीज और कि संयोग संज्ञा क्या है, संधि हुई है अथवा नहीं हुई। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, हालो अनंत का संयोग। स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन का व्यंजन से मेल क्या है, संयोग। मैंने आपको बताया था चाहे वहां संधि हो अथवा नहीं। जैसे इंद्र शब्द में न, द, रे व्यंजन आपस में मिलते हैं, बीच में उनके कोई स्वर नहीं, तो क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, विसवर्ण या प्रतिसंज्ञा करने वाला सूत्र है अनुदित सवर्ण से क्षय प्रति। ये कहता है कि प्रथम शिव सूत्र से षष्ठम शिव सूत्र तक निर्मित होने वाला दीर्घ अणप्रत्याहार और 25 वर्गीय व्यंजनों का संक्षेपण करने वाले कुछ कुछ इत्यादि 5 उदित वर्ण अपना अपने सवर्णों का तो बोध कराते हैं, लेकिन इस संज्ञक का बोध नहीं कराते। विशेष रूप से सवर्णों के बारे में बताते हैं, इसलिए इस सूत्र को विसवर्ण संज्ञक माना जाता है, और अन्य किसी सूत्र से इनका विधान नहीं हुआ, इसलिए अप्रत्य संज्ञा भी इसकी मानी जाती है, क्योंकि प्रत्य का मतलब विधानी, अप्रत्य का मतलब अविधानी। अच्छा, एक चीज और, पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, सुप्रत्यंगम पद। सुप्रत्यंग पद जिसके अंत में होंगे उसकी पद संज्ञा होगी। सुप्रत्ययों के योग से 21 सुप्रत्ययों के योग से शब्द रूप बनते हैं, अतः उनको सुबंत कहते हैं। 18 तिंग प्रत्यय के योग से धातु रूप बनते हैं, अतः उन्हें तिङंत कहते हैं। शब्द रूप को सुबंत और धातु रूप को तिङंत। प्रत्येक शब्द रूप और धातु रूप की क्या होगी, पद संज्ञा होगी। एक चीज और समझ लो, 18 तिंग प्रत्यय जो हैं उनमें से 9 प्रत्यय परस्मै पद संज्ञक है, 9 प्रत्यय आत्मनेपद, और 21 सुप्रत्यय जो हैं वो शब्द रूप बनाएंगे सभी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंदर जोड़कर। विभक्ति वचन के अनुसार 21 है। सुऔ जस, अमोट सस, ताभ्याम बिस, अंगेभ्याम भ्यस, अंगसीभ्याम भ्यस, अंगसोस अंगियोस, ये तो सुप्रत्यय है। रामः रामौ, रामम रामौ, रामेण रामभ्याम, रामाय रामभ्याम, रामात् रामभ्याम, रामस्य रामयो, रामे रामयो, हे राम हे रामौ, इस तरह चलेगा। अच्छा, धातु से धातु बनाएंगे परस्मै पदी से तो 9 प्रत्यय जोड़े जाएंगे। कौन कौन से, पुरुष वचन के अनुसार 3 हो गए,
तीन तिया 9, 3 पुरुष 3 वचन, विभक्ति 7 है, वचन 3 है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये विभक्ति, और वचन कितने हैं 3, एक संख्याबोधक एक वचन, दो संख्याबोधक द्विवचन, दो से तो बहुवचन, और सर्वनाम शब्द अस्मद का बोध कराने वाला उत्तम पुरुष, युष्मद का बोध कराने वाला मध्यम पुरुष, और अस्मद युष्मद को छोड़कर शेष सभी संज्ञा सर्वनाम विशेषणों का बोध कराने वाला प्रथम पुरुष, इसीलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी देखते हैं। अच्छा, मैंने एक बात और समझाई थी आपको कि तिंग प्रत्ययों में तिप तर जी सिप तस्तय में बसमस, ये परस्मैपद प्रसंग धातु बनाएंगे लय परस्मैपद पदम सूत्र के अनुसार, जैसे पढ़ती पढ़ता का पढ़ती पढ़सी पढ़ता पढ़त पठामी पठावे सभी लकारों में, और जो तयाताम जय तासाताम धम एकवई मही, ये जो प्रत्यय है नौ, ये आपने प्रसंग धातु बनाएंगे, जैसे सेव धातु आपने प्रसंग है, सेवते सेवते सेवने, सेवसे सेवते सेवने, सेवे सेवा वहे सेवा, परस्मैपदी धातु का परिणाम कर्म को मिलता है और आपने पदी धातु का परिणाम कर्ता को, ये ध्यान रखें। तो ये एक चीज, और 21 ऊपर 18 तिंग प्रत्ययों की विभक्तिश्च सूत्र के माध्यम से विभक्ति संज्ञा हो जाती है। विभक्ति प्रत्यय इसीलिए कहा जाता है, 21 ऊपर 18 तिंग प्रत्ययों को विभक्ति प्रत्यय कहा जाता है। विभक्ति प्रत्ययों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? 39। एक और चतुर्थ सर 39 है, क्योंकि 18 तो तिंग है और 21 सूत्र है। क्लियर है? तो ये आपके संज्ञा प्रकरण के जो प्रमुख सूत्र थे, इनके दो पार्ट हुए। पहले पार्ट में आपने कुछ सूत्र पढ़े और द्वितीय पार्ट में कुछ सूत्र आप पढ़े। तो इस तरह से आपका जो है संज्ञा प्रकरण के प्रमुख सूत्रों की परिचर्चा हमने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। बोलो भाई, बिल्कुल सही है? बोलो भाई पायल, बोलो भाई मनीषा, यस सर, बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके।